Hello, have very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to माँ गंगा होम साइंस। माँ गंगा होम साइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेशम, यानी रेशम का कहाँ से रेशम की खोज हुई, क्या इसका इतिहास रहा, वो सभी इसी में हम देखेंगे। और इससे पहले की क्लास हमारी हुई है वो कपास की कैसे खोज हुई, कहाँ से कहाँ कितना उत्पादन हुआ, किसने लूम का उत्पादन किया, किसने, यानी उसमें XYZ रेशम से संबंधित सब कुछ बताया गया है। कहाँ अधिक उत्पादन होता है, कहाँ कम उत्पादन होता है, ये सभी हमने उस वाली क्लास में बताई है। अगर आपको लगता है हमारे लिए उपयोगी है तो आप लोग देख सकते हैं। और आपका एग्ज़ाम भी लगा हुआ है। ये हमारा पोर्शन यानी इम्पोर्टेंट था, पारंपरिक वस्त्र, तो ये हमने करा दिया। चाहे तो हम क्वेश्चन भी करा सकते थे, बट हमें ये इम्पोर्टेंट लगा तो जल्दी से हमारा कवर हो जाएगा। छोटे छोटे टुकड़ों में कराया है तो 2 से 3 क्लास में ये फिनिश हो जाएगा। तो हम देखते हैं रेशम क्या है। रेशम आधुनिक युग में भी रेशम के रेशे अन्य समस्त रेशों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। आधुनिक युग में भी रेशम के रेशे क्या अन्य सब रेशों से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। रेशम की मजबूती, चमक, कोमलता तथा आकर्षकता आदि कुछ ऐसे गुण हैं जो रेशम को अन्य रेशों की अपेक्षा अधिक आकर्षक बना देते हैं। रेशम की जो मजबूती है, कोमलता है, चमक है, आकर्षकता है और अन्य भी गुण हैं, सो वो अन्य रेशों से अलग बना देते हैं। रेशम को सभी वस्त्रों की रानी कहा जाता है। रेशम को क्या सभी वस्त्रों की रानी कहा जाता है। कहलाने का गौरव इसे प्राप्त है। यह एक प्रोटीन रेशा है जो इस रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। रेशम के कीड़े कहाँ शहतूत की पत्तियों को खाकर जीते हैं व रेशम का उत्पादन करते हैं। इसका इतिहास देख लेते हैं। उद्गम एवं इतिहास कहाँ से हुआ, उद्गम कहाँ से हुआ तो उद्गम देख लेते हैं। चीन को रेशम का जन्मदाता कहा जाता है कि चीन में इसका 2500 वर्ष, इसका प्रयोग क्या 2500 वर्ष पूर्व से किया जाता था। यानी चीन में इसका प्रयोग कितने 2500 वर्ष पूर्व से किया जाता था। आप लोग इसे लिखिए मत, बट केवल सुन लीजिए, यानी ऐसे ही रख दीजिए, आप सुन लीजिए, तुम्हारे आपके दिमाग में ऐसे ही बैठ जाएगा, कहानी की तरह है। तो देखिए, तो ये 2500 ईसा पूर्व से किया जाता था। एक दंत कथा के अनुसार एक सुंदर चीनी राजकुमारी शीलिंगची, एक दंत कथा है इसमें, तो उस शीलिंगची की है, वो क्या कर रही थी, बगीचे में टहलते समय शहतूत के वृक्ष पर लटके एक कोकून को चाय के कप में डाल दिया। यानी वो चाय पी रही थी तो, और वो शहतूत के नीचे एक अपने बगीचे में टहल रही थी, चाय पी रही थी, तो वो कोकून यानी और किताबों में तो ये लिखा है अकस्मात गिर गया, और इसमें ये लिखा है कि चाय कप में डाल दिया था, बट वो अकस्मात ही गिरा था। जब कोकून को चाय के प्याले से बाहर निकाला गया तो राजकुमारी को पता चला कि कोकून के ऊपर कोमल चमकदार अविरल धागा लिपट रहा है। इस धागे से राजकुमारी ने राजा के पहनने के लिए क्या चौगा तैयार किया, क्या चौगा तैयार कराया, क्या कराया चौगा तैयार किया राजा के पहनने के लिए। तो इसके बाद इस प्रकार चीन रेशम का जन्मदाता माना जाता है। रेशम का जन्मदाता किसे कहते हैं, चीन को कहते हैं। भारत में सन 606 से 648 से 648 ईसा में राजा हर्ष के समय में भी पूर्व गुजरात की नव विवाहिता स्त्रियां रेशमी वस्त्र पहना करती थीं। किसके,
606 और 648 में कब किसका शासन था? राजा हर्ष का शासन था। उस समय भी गुजरात की नवविवाहित जो स्त्रियां थीं, बेटियां थीं, वो क्या पहना करती थीं? रेशमी वस्त्र ही पहना करती थीं, जिसे पटोलू कहते हैं। क्या? जिसे हम क्या पटोलू कहते हैं। पटोलू एक वस्त्र होता है, उसे कहते हैं पटोला। हमारे वहाँ के वस्त्रों को कहा जाता है। तो पटोलू एक वस्त्र को कहते हैं, पटोला अन्य वस्त्रों उसे कहते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। यह सुंदर एवं रंगीन रेशमी साड़ी होती थी। क्या? पटोलू क्या होती थी? एक सुंदर और रंगीन रेशमी क्या होती थी? साड़ी होती थी। इसकी बुनाई इस प्रकार की जाती थी, इसकी ऊपरी भीतरी सतह एक समान हुआ करती थी। यानी इसकी बुनाई इस तरीके से की जाती थी कि ऊपरी और भीतरी सतह एक जैसी होती थी। गुजरात में यह गृह उद्योग 2000 वर्ष से भी पूर्व चला आ रहा था। यानी यह गृह उद्योग घर पर ही बनाया जाता था। पहले ये पटोला वो 2000 वर्ष से भी पूर्व चला आ रहा था, किंतु बुनने आदि में अत्यधिक समय एवं धन व्यय होता था। अगर ये पटोला तैयार करते थे उसके लिए अधिक धन की आवश्यकता होती थी और समय भी अधिक लगता था। यह सर्वसाधारण के लिए अत्यंत महंगा पड़ता था। इसके जो सर्वसाधारण व्यक्ति था उसके लिए बहुत महंगा पड़ता था। इसके स्थान पर दूसरे सस्ते कपड़े का प्रचलन बढ़ गया। ये बहुत महंगा था तो इसका प्रचलन कम हो गया और सस्ते कपड़े थे उसका प्रचलन अधिक हो गया। तो वो देखते हैं। तो पीतम्बर इसी प्रकार का दूसरा वस्त्र है। यानी पीतम्बर कहते हैं, ये भी दूसरी प्रकार का वस्त्र है जो शुद्ध रेशम का बनाया जाता था। साधारणतः यह हल्का गुलाबी और सूर्यमुखी रंग का होता था। जो पीतम्बर था कैसा? हल्का गुलाबी होता था और सूर्यमुखी के रंग का होता था। कैसा? हल्का गुलाबी और सूरजमुखी के कलर का होता था। उससे आगे देखते हम। हिंदू लोग इस वस्त्र को त्योहार, पूजा और भोजन करते समय धारण करते थे। जो यानी पीतम्बर था वो हिंदू लोग कब वस्त्र को त्योहार पर, जब कोई त्योहार पूजा होती थी तब ये धारण किया करते थे। जो पीतम्बर था वो हिंदू लोग यानी धारण किया करते थे। रेशम के उद्योग को राजघरानों से अत्यधिक संरक्षण प्राप्त हुआ। यानी रेशम के उद्योगों को कहाँ से अधिक यानी संरक्षण प्राप्त हुआ? तो राजघरानों से रेशम के उद्योगों को अधिक संरक्षण प्राप्त हुआ। इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद तुगलक 1325 ईस्वी में 1325 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक इस उद्योग का बहुत बड़ा संरक्षक रहा। किस उद्योग का? रेशम उद्योग का, जो 1325 से 1350 तक बहुत बड़ा संरक्षक रहा, जो मोहम्मद तुगलक था। आगे देखते हैं। तमिलनाडु, गुजरात कहाँ बनता था ये? तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु रेशम में कांजीवरम प्राचीन काल से तमिलनाडु प्रदेश में काजीपुर प्राचीन काल से दक्षिण भारत में ब्रोकेट बुनाई का एक प्रसिद्ध केंद्र था। यानी तमिलनाडु में काजीपुर प्राचीन काल से दक्षिण भारत में ब्रोकेट बुनाई का क्या था? प्रसिद्ध केंद्र था। परंपरागत साड़ियों में ब्रोकेट वाले भव्य पल्लू के साथ पशुओं व पक्षियों के मोटिफ मतलब नमूने होते थे। क्या होते थे?
नमूने होते थे। काजीपुर प्राचीन काल से दक्षिण भारत में ब्रोकेट बुनाई का एक क्या था, प्रसिद्ध केंद्र था। कौन सा, काजीपुर, तमिलनाडु में पड़ता है काजीपुर। वो दक्षिण भारत में क्या था, एक प्रसिद्ध केंद्र था। परंपरागत साड़ियाँ ब्रोकेट वाले भव्य पल्लू के साथ पशुओं और पक्षियों के मोटिफ मतलब नमूने बनाए जाते थे। दक्षिण भारतीय वस्त्रों में प्राय गहरे रंग का अधिक प्रयोग किया जाता था। गहरे रंग अधिक होते थे दक्षिण भारत में, क्या, गहरे रंग अधिक होते थे, जैसे पीला, हरा, नीला, नारंगी, बैंगनी, लाल, ये सभी हुआ करते थे। गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में क्या, गुजरात ने किनख्वाओं की अपनी शैली विकसित की। किसकी, किनख्वाओं की। भाड़ौच और खबात, भाड़ौच और खबात में बहुत ही महीन कपड़े बनाए जाते थे। कहाँ, भाड़ौच और खबात, भाड़ौच और खबात में बहुत महीन कपड़े बनाए जाते थे। भारतीय शासकों के दरबारों में अत्यंत लोकप्रिय थे। भाड़ौच और खपात के जो बहुत महीन कपड़े बनते थे वो कहाँ लोकप्रिय थे, तो भारतीय शासकों के दरबारों में अत्यंत क्या थे, लोकप्रिय थे। अहमदाबाद की आशावाली अहमदाबाद की आशावली साड़ियाँ, अहमदाबाद की कौन सी साड़ियाँ, आशावली साड़ियाँ अपनी सुंदर ब्रोकेट किनारियों और पल्लुओं के लिए प्रसिद्ध थीं। उसमें भव्य सोने चांदी के धातु की पृष्ठभूमि होती थी जिस पर रंगीन धागे से पैटर्न बुने जाते थे। ये सभी इसमें क्या, यहाँ से पूछा जाएगा। पशुओं, पक्षियों, मानवों के मोटिफ बना दिए जाते थे। आगे देख लेते हैं महाराष्ट्र में क्या था। यहाँ से उत्तर प्रदेश फिर हमारा खत्म होता है, फिर आ जाएगा ऊन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो हम महाराष्ट्र को देखते हैं। महाराष्ट्र में क्या था, महाराष्ट्र में औरंगाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। औरंगाबाद जनपद में गोदावरी नदी के किनारे स्थित पैठण दक्खन प्रदेश में, यानी पैठण स्थान कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो पैठण दक्खन प्रदेश का एक प्राचीनतम नगर था। कहाँ का, ये कहाँ स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, पैठण है जो। और किस प्रदेश का था, दक्खन प्रदेश का। और महाराष्ट्र प्रदेश में जो औरंगाबाद जिला पड़ता है, महाराष्ट्र में कौन सा, औरंगाबाद जिला पड़ता है। उस जिले में एक स्थान है पैठण। वो पैठण स्थान कहाँ है, वो गोदावरी नदी के किनारे है। एक प्राचीनतम नगर है, क्या, प्रदेश का एक क्या है, प्राचीनतम नगर है, उसे क्या कहते हैं, पैठण। दक्खन प्रदेश का है वो, पैठण स्थान है वो दक्खन का है। यह किनारियों एवं मोटिफों के लिए सोने की जड़ाऊ बुनाई वाली रेशम का विशेष साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। रेशम की विशेष साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। सोने की जड़ाऊ बुनाई वाली रेशम की, सोने की जड़ाऊ बुनाई वाली रेशम की विशेष साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ है, पैठण, महाराष्ट्र में पड़ता है। उसकी साड़ियों को क्या कहते हैं, पैठनी साड़ियाँ। पैठनी साड़ियाँ कहाँ की होती हैं, पैठण की। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। अगर आ जाए औरंगाबाद तो औरंगाबाद जिला है, ये भी सही होगा। यहाँ से हमने ये देख लिया। इसमें जो बुनाई होती है वो देखते हैं। पैठण में प्रयुक्त टेपेस्ट्री बुनाई, सजावटी बुनाई प्राचीनतम तकनीक हैं। दो तकनीक कौन सी, टेपेस्ट्री और सजावटी, ये कैसी हैं, प्राचीनतम तकनीक हैं। यह घनी बुनाई वाले अपने सुनहरे कपड़े के लिए भी जानी जाती हैं। यह किसकी, घनी बुनाई वाले सुनहरे कपड़े के लिए भी जानी जाती हैं। झिलमिलाती सुनहरी पृष्ठभूमि, लाल एवं हरे, गुलाबी, बैंगनी रंग में भी बनाए गए विभिन्न पैटर्न मणियों की भांति चमकते हैं। क्या, लाल, हरे, गुलाबी और बैंगनी रंग के बनाए गए विभिन्न पैटर्न किसकी तरह चमकते हैं, मणियों की तरह चमकते हैं अथवा शोभावान होते हैं। अब देखते हैं, ये हमने पढ़ा महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र में क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, जनपद। पैठनी कहाँ की है, तो महाराष्ट्र की, या औरंगाबाद दे देगा, या पैठन स्थान दे देगा, या पैठन स्थान किसके किनारे पर है, किनारे तो गोदावरी नदी है वहाँ का दे देगा। इसमें कौन सी प्राचीनतम तकनीक है, वो हैं टेपेस्ट्री और सजावटी। तो टेपेस्ट्री और सजावटी दो तकनीक हैं। उसके बाद आते हैं हम पश्चिम बंगाल, ये भी ख़त्म करते हैं जल्दी से। पश्चिम बंगाल रेशम की बुनाई की कला में प्रसिद्धि प्राप्त है। पश्चिमी बंगाल को रेशम की बुनाई कला में क्या प्रसिद्धि प्राप्त है। पश्चिम बंगाल के बुनकर क्या, जामदानी बुनकर जैसे करघे का प्रयोग करके रेशमी ब्रॉकेट वाली साड़ी बुनते हैं। क्या करते हैं, जामदानी बुनकर जैसे करघे का प्रयोग करके रेशमी ब्रॉकेट वाली साड़ी बुनते हैं, जिसे बालूचरी बूटेदार कहते हैं। पश्चिम बंगाल की क्या है, बालूचरी बूटेदार कहते हैं। यह शैली मुर्शिदाबाद जनपद में बालूचर नामक स्थान पर प्रारंभ हुई है। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो बालूचर साड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, सेम ऐसे ही उठाया गया है। बालूचर साड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो कहाँ, मुर्शिदाबाद में, ये दिया है ऑप्शन। बट इसमें पश्चिम बंगाल भी हो सकता है और बालूचर भी हो सकता है, तो ये हमें राइट करना है। अगर पश्चिम बंगाल दिया है, बालूचर दिया है और क्या मुर्शिदाबाद दिया है, तो सबसे बेस्ट होगा वो बालूचर बूटेदार के बालूचर स्थान, नियर अबाउट वो बालूचर स्थान होगा। अगर ये नहीं है, पश्चिम बंगाल है, फिर भी हमारा सही होगा। फिर से देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल में रेशम की बुनाई की जाती है, उसमें क्या, सुंदर जामदानी बुनकर करघे का प्रयोग होता है। इसमें रेशमी ब्रॉकेट वाली साड़ी बनाते हैं, ब्रॉकेट की तरह साड़ी बनाते हैं। उस साड़ी का नाम क्या है, बालूचर या बूटेदार, बालूचर बूटेदार। यह शैली कहाँ, यानी किस जनपद पड़ता है हमारा मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में एक जगह है बालूचर, वहाँ पर इसका प्रारंभ हुआ। जो बूटेदार बालूचर साड़ी हैं उनका, यहाँ प्लेन बुने हुए कपड़े को रेशम के बिना बटे धागे से ब्रॉकेट किया जाता है। इन साड़ियों की सबसे महत्वपूर्ण, यानी बिना बटे धागे से ब्रॉकेट किया जाता है, रेशम के बिना बटे धागे से ब्रॉकेट किया जाता है। इन साड़ियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इनका पल्लू, इसमें अनोखा डिजाइन होते हैं। किनारी एवं पल्लू में आम के मोटिफ का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। किनारी और पल्लू में आम के मोटिफ होते हैं, इनका बहुत प्रयोग किया जाता है। इनका पल्लू ही इम्पोर्टेंट होता है। पश्चिम बंगाल की जो मुर्शिदाबाद की साड़ियाँ हैं, बालूचर स्थान पर बनना प्रारंभ हुई। ये प्लेन बुने हुए कपड़े का रेशम के बटे हुए धागे से ब्रॉकेट किया जाता है। इन साड़ियों को महत्वपूर्ण विशेषता दी गई है। इसके पल्लू में अनोखे डिजाइन और किनारी पल्लू में किसके मोटिफ होते हैं, आम के मोटिफ होते हैं। पल्लू पर किसके मोटिफ होते हैं, आम के मोटिफ होते हैं। अब हमारा रह गया उत्तर प्रदेश। यहाँ से हम ये भी देख लेते हैं जल्दी से। उत्तर प्रदेश में वाराणसी की विशेष शैलियों में बुनाई की एक प्राचीन, वाराणसी को क्या कहते हैं, बनारस, शैलियों में बुनाई की एक प्राचीन परंपरा है। यहाँ लोकप्रिय उत्पादन ब्रोकेट या किनख्वाव का अर्थ है ऐसी वस्तु जिसका आदमी सपने में भी न देखी हुई। किनख्वाव का अर्थ क्या है, ब्रोकेट को पहले क्या कहते थे, किनख्वाव कहते थे। और इसका अर्थ होता है जिस चीज़ को आदमी ने सपने में भी न देखा हो, वो चीज़ उन्हें अब प्राप्त हुई हो, वो हमारा क्या होता था, किनख्वाव होता था। ऐसा कपड़ा जो प्राय अपने सपने में भी नहीं दिखाई देता हो या स्वर्णिम किनख्वाव की शोभा
एवं ललित्य और कपड़े की भारी कीमत ने इतना नाम किनख्वाव दिया है, इसका नाम किनख्वाव दिया है। अहमदाबाद, आगरा, ये देखिए ये कहाँ का बनता है, जो ब्रॉकेट है कहाँ का बनता है, अहमदाबाद, आगरा, सूरत, तंजावुर, तिरुचिरापल्ली, बुरहानपुर, दिल्ली इत्यादि स्थानों पर जरी ब्रॉकेट बुनाई के अन्य प्रसिद्ध केंद्र हैं। कहाँ कहाँ हैं? अहमदाबाद में है, आगरा में, सूरत में, तंजावुर, तिरुचिरापल्ली, बुरहानपुर और दिल्ली में। अब हमारा क्या है, टेपेस्ट्री बुनाई असमतल बाने के सिद्धांत का प्रयोग करती है। टेपेस्ट्री बुनाई किसके? असमतल बाने का प्रयोग करती है। किसके? असमतल बाने का प्रयोग करती है। अतः बहुरंगी धागों का इस्तेमाल किया जा सकता है। फलस्वरूप कपड़ा दोनों ओर से एक जैसा दिखाई देता है। टेपेस्ट्री में कपड़ा कैसा? दोनों ओर से एक जैसा दिखाई देता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में हमारा ऊन होगा, यानी शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।